नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ आकृतियों के बारे में। उनमें से मेन है हमारा टॉपिक चतुर्भुज, चतुर्भुजों को समझना। वैसे तो ये टॉपिक एक प्रॉपरली 8th क्लास की बुक का 3rd चैप्टर है मैथ्स की बुक का, बट ये एक तरीके से जो भी मैथ में अगर आकृतियों वाला टॉपिक पढ़ रहा है तो उन सबका बेसिक क्लियर करने वाला टॉपिक है, तो आप सभी इसको देख सकते हो चाहे कौन सा भी एग्जाम दे रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज को समझने के लिए हमारे पास बेसिक आकृति होती है। सबसे पहले वक्र। ये वक्र क्या होता है? वक्र होता है कि किसी भी समतल सतह पर, कोई भी सीधी या समतल सतह पर पेंसिल को उठाए बिना बनाई गई आकृति वक्र कहलाती है। अब चाहे वो कैसी भी हो, जैसे कि अगर मैंने कोई आकृति बनाई है, ये मैंने पेंसिल को बिना उठाए बनाई है, कैसी भी आकृति, जैसे कि ये आकृति जो है ये हो गई हमारे वक्र। वक्र किसे कह सकते हैं हम? अगर मैं आपको परिभाषा लिखाऊं तो किसी भी समतल सतह पर, किसी भी समतल सतह पर पेंसिल को उठाए बिना बनाई गई आकृति। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कोई भी आकृति। अब इसमें ये नहीं है कि उसमें रेखाएं होनी चाहिए। कोई भी आकृति अगर मैंने बनाई, जैसे कि ये कोई भी आकृति हो गई, ये हमारा जो है ये भी हमारा वक्र है। कोई जैसे मैंने रेखाखंडों को लेकर बनाया तो ये भी हमारा वक्र है। कहने का मतलब पेंसिल, जिस आकृति को हम पेंसिल उठाए बिना बना सकते हैं, कोई भी आकृति हो, चाहे वो कोई भी आकृति हो। अब जैसे कि अब ये होता है वक्र। नॉर्मली मैथ की सभी आकृतियां वक्र। अब वक्र के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। वक्र के प्रकार, मेन प्रकार होते हैं 2, खुला वक्र और बंद वक्र। खुला वक्र और बंद वक्र। नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो आकृतियां खुली होंगी और जो बंद होगी वो बंद वक्र, जो खुली होंगी वो खुला वक्र। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आकृति मैंने बनाना शुरू की तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो, और जो उसका लास्ट पॉइंट जहाँ वो खत्म हो रही है, जो अंत वाला बिंदु है, वो दोनों जब अलग अलग होती है, अलग अलग होता है तो वो वक्र कैसा, वो कौन सा वक्र कहलाता है? खुला वक्र। कोई भी आकृति, जैसे अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और लास्ट पॉइंट ये है, ये एक खुली आकृति है। कोई भी, जैसे ये थे हमारे पास खुले वक्र। बंद वक्र किसे कहते हैं? बंद वक्र उसे कहते हैं जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो पहला बिंदु होता है, वहां से लेकर जो उसका लास्ट पॉइंट होता है वो एक ही हो। जैसे मैंने यहाँ से अगर कोई आकृति बनाना स्टार्ट की तो वो मैंने यहीं पे आके ख़त्म की, ये हुआ हमारा बंद वक्र। मैंने अगर यहाँ से कोई आकृति बनाना स्टार्ट की तो वापस वहीं पे आके बंद की, ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है, तो ये हुआ हमारा बंद वक्र और ये हुआ हमारा खुला वक्र। कहने का मतलब जिसके स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट अलग अलग होते हैं वो खुला वक्र, और जिसके दोनों ही एक ही पॉइंट होता है, चाहे स्टार्ट हो चाहे लास्ट हो, वो होता है हमारा बंद वक्र। ये हमारे नॉर्मल वक्र के 2 प्रकार होते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं। वक्र में एक वक्र होता है साधारण वक्र। साधारण या सरल वक्र। साधारण या सरल वक्र किसे कहते हैं? ये वो वक्र होते हैं जो आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं काटते हो। वह वक्र जो अपनी ही भुजाओं को, वह वक्र जो अपनी भुजाओं को आपस में नहीं काटते हो, जैसे कि कहने का मतलब है, अब हमारा ये जो हमने एक डायग्राम बनाया, ये नॉर्मल वक्र है हमारा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ खत्म हो गया। एक मैंने डायग्राम बनाया यहाँ से लेकर, ये जो वक्र है इसमें एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक ये है। ये जो 3 भुजाएं, ये आपस में 2 भुजाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, तो ये एक साधारण वक्र नहीं है। ये हमारा एक साधारण वक्र है जो कि एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है। जैसे कि ये हो गया। कोई वक्र होते हैं जो अपने आप को, जैसे कि हम जो जैसे ये बढ़ाते हैं आकृतियां मैथ में, ये आपस में एक दूसरे को यहाँ काट रही, यहाँ काट रही, यहाँ काट रही, यहाँ काट रही, तो ये जो आपस में काट रही है एक दूसरे को, ये कहलाती हैं, ये साधारण वक्र नहीं है।
साधारण वक्र कौन सी है? ये जो आपस में एक दूसरे को नहीं काट रही है। इसके आगे देखते हैं हम, एक चीज है हमारे बहुभुज। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे हम आगे वाला चैप्टर नहीं पढ़ सकते। बहुभुज क्या कहलाता है? बहुभुज होता है केवल, मैं आपको पहले परिभाषा लिखा देती हूँ, केवल रेखाखंडों से बनी या रेखाखंडों से बना सरल वक्र। ये हमने अगर 6th क्लास में पढ़ा था कि केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम जो है बहुभुज कहते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे और बना सरल वक्र। सरल वक्र यानी जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटे, केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। जैसे कि ये एक नॉर्मल आकृति अगर हम ले लेते हैं तो ये है हमारा बहुभुज, केवल रेखाखंडों से बना है, ये आपस में कहीं इसको काट नहीं रहा है, ये बहुभुज है। अगर मैं एक वृत्त बनाती हूँ तो क्या ये बहुभुज है? ये बहुभुज नहीं, ये सरल वक्र तो है लेकिन ये केवल रेखाखंडों से नहीं बना है, केवल क्या रेखाखंडों से बना हुआ ही नहीं है, तो ये बहुभुज नहीं है। एक हमारे पास इसमें रेखाखंड तो है लेकिन यह केवल रेखाखंडों से नहीं बना हुआ, इसमें इधर गोलाई है, इसमें इधर थोड़ी सी अर्धवृत्त की परिधि है, तो ये केवल रेखाखंडों से बना नहीं होने के कारण ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज जो होता है केवल रेखाखंडों से बना होता है। अब बहुभुज में भी दो प्रकार के बहुभुज होते हैं। बहुभुज, एक उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज वो बहुभुज होते हैं जिनका अगर उनका जो भी कोण होता है, मतलब प्रत्येक कोण होते हैं ना, कितने भी कोण उस आकृति के अंदर, वो कोण जो है 180 से ज्यादा उनमें से एक भी कोण नहीं होता है। अगर मैंने कोई आकृति बनाई, ये मैंने आकृति बनाई, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कोण बन रहे थे। इन 6 कोणों में से एक भी कोण ऐसा नहीं है जो 180 डिग्री से बड़ा है, कोई भी नहीं है, तो वो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। और जैसे कि ये है, इनमें कोई भी कोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं है, तो ये उत्तल बहुभुज कहलाएंगे। अवतल बहुभुज में ऐसा होता है कि उस बहुभुज का एक ना एक कोण जो होता है मतलब 180 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे कि अगर हम बनाते हैं, ये बनाया मैंने, ये कोण जो है 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये हो गया हमारा अवतल बहुभुज। ऐसा ही एक डायग्राम हम एक और बनाते हैं, ये कोण जो है हमारा 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया? अवतल बहुभुज हो गया। इसी के साथ एक बहुभुज होता है हमारे समबहुभुज। समबहुभुज, समबहुभुज उसे कहते हैं जिस बहुभुज की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। समबहुभुज की आप डेफिनेशन लिखिए, जिस बहुभुज की प्रत्येक भुजा व प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, ये समान होते हैं, वो समबहुभुज कहलाते हैं। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारा है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तो ये हमारा एक समबहुभुज है। एक हमारा वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी क्या है? एक समबहुभुज है। इसके आगे हम देखते हैं 3.1 के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको एक दो चीजें और बता देती हूँ, कुछ चीजें जो नोट करने के लिए है। चतुर्भुज के, इन्हें आप नोट कर लीजिए, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब 360 डिग्री कैसे होता है? एक चीज हम इसके पहले ये लिख लेते हैं कि त्रिभुज के, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है, उसको वैसे लिखाने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग,
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं किसी चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांटती हूँ तो त्रिभुज के इस तीनों कोणों का योग तो होगा 180 डिग्री और इधर वाले तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अगर इन दोनों को मैं मिला लेती हूँ तो एक चतुर्भुज बनता है और 180 और 180 इक्वल 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब आता है ये बीच में ये लाइन, ये क्या चीज़ है इसके बारे में जानते हैं। ये कहलाता है हमारे विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है बहुभुज, कोई भी बहुभुज हो, विकर्ण जरूरी नहीं है हम चतुर्भुज में ही खींचे, बहुभुज के कोई भी दो शीर्ष कोण कोई भी मिलाने पर बहुभुज के कोई दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड जो है हमारे विकर्ण कहलाता है। लेकिन इसके आगे आप यही डाल लीजिए, वो जो दो शीर्ष होते हैं, वो जो दो शीर्ष है वो आसन्न शीर्ष नहीं होने चाहिए। दो शीर्ष आसन्न शीर्ष नहीं होने चाहिए, मतलब कि अभी मैं आपको बताती हूँ, आसन्न शीर्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक आकृति है, ये हो गया P, Q, R और S। मैंने इसका विकर्ण खींचा। अगर मैं इसका विकर्ण, ये मैंने दो विकर्ण खींचे इसके जो कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर ये जो P है इसका आसन ये है, क्योंकि ये मतलब एक लाइन पर ही टिके हुए हैं, इनका एक ही आसन है, इसका आसन कौन हुआ ये, इसका आसन कौन हुआ ये एक ही लाइन पर टिके हुए हैं, तो P का आसन कौन हुआ R। अगर मैं इससे को मिलाती हूँ तो ये वाला जो रेखाखंड है ये कोई विकर्ण थोड़ी होगा, ये इस चतुर्भुज की भुजा होगी। इससे इसको मिलाती हूँ तो ये भी भुजा होगी, मतलब कि जो भी हो वो शीर्ष नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कौन सा भी हो। जैसे R को मैं Q से मिलाती हूँ तो ये मेरा विकर्ण हो जाएगा। अगर R को P से मिलाती तो P इसका आसन है और इसको मिलाती तो ये एक भुजा हो जाती। जैसे अगर हम और भी कोई भी विकर्ण देखते हैं, इसमें अब ये जैसे P, Q, R, S, T, U, ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो हमारा बहुभुज है, इसको हम क्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि अब मैं इसको ऐसे ही मिलाऊं, ऐसे इसका विकर्ण होगा, नहीं, मैं P को R से भी मिला सकती हूँ। बस हमारा आसन्न कोण जो हमारे साथ टिका हुआ है हमारी भुजा पर है, जो इसकी भुजा पर है उसको उससे हमें नहीं मिलाना है। P को मैं अब U से नहीं मिला सकती, लेकिन मैं P को T से मिला सकती हूँ। ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है। Q को R के साथ नहीं बट S के साथ मिलाया जा सकता है, Q को T के साथ मिलाया जा सकता है और Q को U के साथ मिलाया जा सकता है। ठीक है, U और R को मिलाया जा सकता है। तो ये हमारे विकर्ण हो सकते हैं। विकर्ण जो है दो आसन्न शीर्षों पर नहीं खींचे जाते हैं और अलग से खींचे जा सकते हैं। इसको उतारिए, उसके बाद में 3.1 के कुछ क्वेश्चन। अब हम 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको ना 8 डायग्राम दे रखे हैं, मतलब 8 आकृतियां दे रखी हैं। 8 आकृतियों में से आपको ये कुछ नाम दे रखे हैं जो आपको छांटने में, इनमें से कौन सा ये जो साधारण वक्र है, कौन सा बहुभुज है, कौन सा उत्तल बहुभुज है, कौन सा अवतल बहुभुज है और कौन सा साधारण बंद वक्र है। साधारण वक्र वो जो कि आपस में एक दूसरे को काटे नहीं, और वक्र तो किसी का भी हो सकता है। जैसे ये जो फर्स्ट है ये एक वक्र है और साधारण है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो ये फर्स्ट। सेकंड, ये भी साधारण वक्र है, ये सेकंड। थर्ड, ये वक्र ही नहीं है। वक्र मैंने क्या बताया था कि जो कि समतल पर बिना पेंसिल को उठाए बनाया जा सके। अब इसमें इसने फर्स्ट वाला तो बना लिया, सेकंड वाले के लिए तो पेंसिल उठानी पड़ी होगी, तो ये वक्र ही नहीं है। फोर्थ भी वक्र है लेकिन वो काट रहा है, हमें ओनली साधारण वक्र चाहिए, वो साधारण वक्र नहीं है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को काट रहा है यहाँ ना। और ये साधारण वक्र है। 5, 6 ये भी साधारण वक्र है।
7 ये भी साधारण वक्र है। ये साधारण वक्र नहीं है क्योंकि इसको जो है या तो ये वक्र ही नहीं है, कहने का मतलब ये पेंसिल उठाई गई है। अब इसमें देखो ये जो साधारण वक्र है ना और साधारण बंद वक्र, इसमें ये ही वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि साधारण वक्र, लेकिन इसने बोला है बंद, और अपने तो सारे ही वक्र बंद है, खुला तो कोई है ही नहीं, तो जो साधारण वक्र है वही इसमें आ जाएंगे 1 2 5 6 और 7। ठीक है। उसके बाद में बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? केवल रेखाखंडों से बना हुआ सरल वक्र, केवल रेखाखंडों से बना हुआ है, सरल वक्र भी है तो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड नहीं है, फोर्थ बहुभुज है बट ये आपस में काट रहा है, सरल वक्र नहीं है, ये रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है, ये रेखाखंडों से बना हुआ है बट यहाँ थोड़ा सा वक्राकार आ रहा है, ये 2 रेखाखंडों से बना है, यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास बहुभुज कौन से हैं? फर्स्ट और सेकंड। उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज जिसका मतलब प्रत्येक कोण 180 से छोटा होता है, तो वो इसमें है अपने ये, जिसका प्रत्येक कोण 180 से छोटा है, उत्तल बहुभुज है हमारे सेकंड वाला डायग्राम। ठीक है, सेकंड वाली आकृति। अवतल बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसका एक ना एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, ये है हमारा अवतल बहुभुज फर्स्ट वाला। ठीक है, अवतल बहुभुज हमारा 180 से बड़ा है। अब वैसे तो इसका भी है ये 180 डिग्री का, लेकिन ये बहुभुज नहीं है, ये यहाँ पे रेखाओं से बना हुआ नहीं है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही था। सेकंड क्वेश्चन में हमारे ये है, सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को ये पूछा है कि समबहुभुज किसे कहते हैं और कुछ भुजाएं दे रखी है, उन बहुभुजों के नाम बताइए। तो समबहुभुज की परिभाषा मैंने वैसे पहले भी आपको लिखा दी थी और एक बार वापस लिखा देती हूँ। समबहुभुज, समबहुभुज जिस बहुभुज की प्रत्येक भुजा व प्रत्येक कोण बराबर हो वह समबहुभुज कहलाता है। इसके साथ ही आपके इसके अंदर एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि कुछ समबहुभुजों के नाम लिखिए जिसके अंदर 3 भुजाएं हो और जैसे 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। तो 3 भुजाओं वाला तो हम बना सकते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी समान होते हैं। तो 3 भुजाओं वाले को तो हम क्या कहेंगे? इसका आंसर होगा, 3 भुजाओं वाला का आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। और 4 भुजाओं वाले समबाहुभुज को हम क्या कहेंगे? 4 भुजाओं वाले समबाहुभुज को हम कहेंगे वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 6 भुजाओं वालों को हम कहेंगे समषटभुज। हम इसको ओनली षटभुज क्यों नहीं लिखेंगे? हम इसे समषटभुज लिखेंगे, वह षटभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, क्योंकि समबाहुभुज में शर्त ही यही है कि जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो और समषटभुज के प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 3.1 खत्म होती है। आज के लिए बस इतना ही, और प्रश्नावली 3.2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।